हेलो दोस्तों, अभिवादन स्वीकार। खुद की काबिलियत पर भरोसा रख, खुद की काबिलियत पर भरोसा रख, जो गलती आज की है उससे सीख। खुद की काबिलियत पर भरोसा रख, जो गलती आज की है उससे सीख। मत मांग किसी के आगे अपनी सफलता के लिए भीख, मत मांग किसी के आगे अपनी सफलता के लिए भीख। तू जलता हुआ रेगिस्तान है, तू जलता हुआ रेगिस्तान है, तेरे अंदर कुछ करने की ठान है, तेरे अंदर कुछ करने की ठान है। तू रुक मत, तुझे करना कुछ महान है, तू रुक मत, तुझे करना कुछ महान है। तो दोस्तों, आप सभी लोगों का एमिनेंस क्लास पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम लोग आप लोगों के समक्ष लेकर के आ रहे हैं मौर्य काल या फिर मौर्यस डायनेस्टी की बात करेंगे। तो यहाँ पे को हम लोग सबसे पहले बात करने वाले हैं यहाँ पर मौर्यस डायनेस्टी की। तो मौर्यस डायनेस्टी में यहाँ पे हम लोग देखेंगे जो मौर्य का कालानुक्रम रहता है 382 ईस्वी पूर्व से लेकर के लगभग 185 ईस्वी पूर्व तक यहाँ पे को रहता है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं सबसे पहला, और मतलब इसकी जो प्रश्नोत्तरी है और इसको हम डिस्क्रिप्टिव रूप में देखेंगे एक एक शब्द को। तो कह रहा है जिसके ग्रंथ में, ठीक है ध्यान रखिएगा, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है। तो किसके ग्रंथ में, ये किसके उसमें हुआ है, विशाख दत्त की पुस्तक है। ठीक है, विशाख दत्त की जो पुस्तक है, मतलब जो नाटक है मुद्रा राक्षस। तो मुद्रा राक्षस में क्या हुआ है, इसका जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं उनका वर्णन हुआ है। और चंद्रगुप्त मौर्य की अगर मैं बात करता हूँ, या फिर ये जो है लगभग जो चंद्रगुप्त का कालानुक्रम होता है, चंद्रगुप्त मौर्य जो है ये मौर्य वंश के संस्थापक थे। ध्यान रखिएगा, मौर्य वंश के संस्थापक थे। और इसके साथ ही अगर मैं बात करता हूँ, मौर्य वंश के संस्थापक होने के साथ साथ, ठीक है, ये जो है 322 ईस्वी पूर्व में गद्दी में बैठते हैं और 298 ईस्वी में इनकी क्या होती है, मृत्यु होती है। ये इनका परिचय हो गया। और चंद्रगुप्त मौर्य को जो यूनानी विद्वान हैं, जस्टिन वगैरह ये हैं, तो इनको सेंड्रोकोटस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना। और जो चंद्रगुप्त मौर्य इसके काल में जो है मेगस्थनीस था, एक यूनानी राजदूत था जो सेल्यूकस निकेटर के द्वारा यहाँ पे को भेजा गया था, इनके दरबार में आया था और इनके द्वारा इंडिका नामक पुस्तक में पाटलिपुत्र का वर्णन किया हुआ है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है, सबसे प्राचीनतम राजवंश कौन सा, आपके समक्ष 4 ऑप्शन दे रखे। तो दोस्तों इसमें जो आपका सबसे प्राचीनतम राजवंश है मौर्य राजवंश है। ठीक है, मौर्य राजवंश है। उसके बाद ये तो जो गुप्त है, कुषाण है, ये कर्ण है, ये सब बाद में आते हैं। तो इनमें सबसे प्राचीन कौन सा है, मौर्य वंश हो गया। ठीक है, अगला कह रहा है कि कौटिल्य या चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था, यानी कि जो आचार्य चाणक्य थे किसके प्रधानमंत्री थे। तो जो आचार्य चाणक्य थे वो किसके थे, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री। किसके प्रधानमंत्री, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। और आचार्य चाणक्य के द्वारा, ठीक है, आचार्य चाणक्य के द्वारा यहाँ पे आप लोगों ने सुना होगा अर्थशास्त्र नामक एक ग्रंथ लिखा हुआ था। ठीक है, अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ लिखा हुआ था। और ये जो है आचार्य चाणक्य तक्षशिला के आचार्य थे। और जो आचार्य चाणक्य अगर मैं बात करता हूँ, कहा जाता है मुद्रा राक्षस में कहा गया कि जो राजानंद थे, राजानंद ने बड़े दरबार में जो है आचार्य चाणक्य की को जो है मतलब एक सम्मानित पद से हटा दिया था, उनकी बेइज्जती की थी। तो उस दिन आचार्य चाणक्य ने शपथ ली थी कि उसके परिवार और वंश को क्या कर देगा, समूल नष्ट कर देगा। तो उन्होंने नष्ट किया भी। और जो चाणक्य थी, चाणक्य की पत्नी का नाम यशोमती था। ठीक है, तो बाद में चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मिलकर के चाणक्य ने क्या किया था, मौर्य वंश की नींव डाली थी दोस्तों। ठीक है, तो आगे बात करेंगे। जो चौथा क्वेश्चन है, कलिंग विजय के उपरांत, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित में से किस धर्म को अंगीकृत किया, अंगीकार किया, यानी कि कौन सा धर्म अपनाया था। तो दोस्तों कलिंग विजय के उपरांत अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया था, बौद्ध धर्म अपनाया था। कौन सा धर्म अपनाया था, बौद्ध धर्म अपनाया था। और रही बात कलिंग की बात करें, थोड़ा सा हम कलिंग के युद्ध की बात करते हैं। जो कलिंग का युद्ध लड़ा गया था लगभग जब अशोक गद्दी में बैठते हैं, ठीक है, अशोक गद्दी में बैठते हैं लगभग 200, अशोक की अगर मैं बात करता हूँ 273 ईस्वी पूर्व में गद्दी में बैठते हैं और 232 ईस्वी पूर्व तक इनका वो रहता है। और अशोक के पिता का नाम क्या था, बिंदुसार था। और जो अशोक का वास्तविक राज्याभिषेक होता है वो 269 में होता है। तो कलिंग युद्ध की बात करते हैं तो 261 ईस्वी पूर्व, 261 ईस्वी पूर्व में अशोक के द्वारा कलिंग की राजधानी तोसली पर आक्रमण किया गया। और जो तोसली या कलिंग है वो वर्तमान में उड़ीसा के दक्षिणी भाग में है। और अशोक के 13वें अभिलेख में, कौन से 13वें अभिलेख में कलिंग युद्ध की जानकारी हमें प्राप्त होती है। और जो 13वां अभिलेख प्राप्त होता है कहाँ से प्राप्त होता है, कालिसी से प्राप्त होता है दोस्तों। ठीक है, तो अशोक ने जो है बाद में जब ये युद्ध हुआ तो कलिंग के नरसंहार के बाद विचलित होकर के युद्ध को हमेशा के लिए अशोक के द्वारा त्याग दिया गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, त्याग दिया गया था, ये बात आप याद रखिएगा। ठीक है,
तो इन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था। उसके बाद कह रहा है कि चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से उसकी मदद की थी दोस्तों। तो जो पांचवा क्वेश्चन इसका सीधे सीधे किसके द्वारा, आचार्य चाणक्य के द्वारा उनकी मदद की गई थी। अब कह रहा है सांची किस कला व मूर्तिकला का निरूपण करता है। चलो तो आगे बात करते हैं। जो सांची का स्तूप है, सांची का स्तूप कहाँ मिलता है आप लोगों को। जो सांची के स्तूप की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये आप लोगों का बेसिकली वहाँ मध्य प्रदेश में अवस्थित है। ठीक है, कहाँ पे को अवस्थित है, एमपी में अवस्थित है। तो इसमें निरूपण की अगर हम लोग बात करते हैं तो क्या चीज़ हमको दिखाई देती है। तो सांची के स्तूप में यहाँ पे को हमको बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और बौद्ध धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी थे। और जो जैन धर्म थे, ठीक है, जैन धर्म था, जैन धर्म के संस्थापक किसे माना, सॉरी, जो जैन धर्म के संस्थापक थे महावीर स्वामी थे और बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध थे। ठीक है, तो आगे बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। तो इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। तो दोस्तों अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। तो इसमें जो सी ऑप्शन है, श्रीलंका क्या था, अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। बाकी अफगानिस्तान, बिहार और कलिंग क्या थे, अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित थे। और श्रीलंका की बात करते हैं तो अशोक के द्वारा बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने बच्चे, मतलब अपने लड़के महेंद्र और अपनी बिटिया संघमित्रा को प्रचार के लिए भेजा था। ये बात भी आप लोग क्या करेंगे, साथ में याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था दोस्तों। ठीक है, तो पाटलिपुत्र को सबसे पहले अपनी राजधानी किसने बनाया था। तो जो 8वां क्वेश्चन है इसका जो ऑप्शन हो जाएगा आपका 8वें का, और जो आपका जो 8वें का ए ऑप्शन, पाटलिपुत्र को राजधानी चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, आगे बात करते हैं। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था, यानी कि किन चीज़ों से बना हुआ था। तो इसका ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, लकड़ी से बना हुआ था। ठीक है, लकड़ी से बना हुआ था। उसके बाद आगे बात करते हैं। बराबर या जहानाबाद जिला, मतलब जो जहानाबाद जिला वहाँ पड़ता है, तो गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय के लिए किया था। ठीक है, किसने जो आश्रय गृह के मतलब रूप में किया था। तो दोस्तों इसका 10वें का जो सही आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, आजीविकों के निवास के लिए, यानी कि किसी संबंधित बौद्ध धर्म से संबंधित हुआ करते थे। ठीक है, तो दोस्तों आगे हम लोग बात करते हैं किसके शासनकाल में डाइमेकस या डीमेकस भारत आया था। ठीक है, तो दोस्तों डाइमेकस की अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, डाइमेकस की अगर हम लोग बात करते हैं तो जो डाइमेकस था वैसे ये जो है बिंदुसार के शासनकाल में, किसके शासनकाल में, बिंदुसार के शासनकाल में आया था। बिंदुसार 298 ईस्वी में गद्दी में बैठा था और 273 ईस्वी तक ये क्या करता है, गद्दी में बैठता है, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था। और बिंदुसार को जो है अमित्रघात के नाम से भी जाना जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है शत्रु का विनाशक। ठीक है, और तो जो स्ट्रैबो के अनुसार जो है सीरिया का शासक एंटियोकस प्रथम था, उसने जो है डाइमेकस नामक एक राजदूत बिंदुसार के दरबार में भेजा था, जिसको जो है किसका बेसिकली हम लोग कहते हैं मेगस्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। ठीक है, और इसके साथ ही आगे हम लोग डाइमेकस, हाँ आगे बात करते हैं। ठीक है, तो आगे बात करेंगे अब जो है बिंदुसार, चलो डिटेल में बाद में पढ़ेंगे इसके बारे में। 12वां क्वेश्चन है निम्न केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को जो है मगध का सम्राट बताया है। तो किस अशोक स्तंभ में अशोक ने अपने आप को मगध का सम्राट बताया दोस्तों। तो इसका ऑप्शन यानी कि 12वां का ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, भाब्रू स्तंभ। ठीक है, तो जो इसका भाब्रू स्तंभ है उसमें अशोक ने खुद को क्या बताया है, ये खुद को बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो खुद को जो है वो मगध का सम्राट बताया हुआ है। ठीक है, तो आगे हम लोग बात करते हैं जो अन्य स्तंभ है, जो भाब्रू स्तंभ है, इसकी अगर हम लोग बात करते हैं तो ये बैराट राजस्थान से प्राप्त होता है। कहाँ से प्राप्त होता है, राजस्थान से। अब बाकी यहाँ पे ए ऑप्शन में आपका मस्की का लघु स्तंभ लेख दे रखा है, मास्की भी कहते हैं इसको। तो मास्की का जो स्तंभ लेख होता है ये रायचूर कर्नाटक से प्राप्त होता है। और अगली बात अगर हम लोग करते हैं तो रुमिंदेई अभिलेख की अगर हम लोग बात करते हैं तो दोस्तों जो रुमिंदेई अभिलेख होता है ये नेपाल से प्राप्त होता है। कहाँ से प्राप्त होता है, नेपाल से प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये लघु स्तंभ लेख है। आगे तो आगे हम लोग बात करेंगे। तो रुमिंदेई अभिलेख के बारे में कहा जाता है अशोक ने, हालांकि अशोक के सभी जो अभिलेखों की विषय वस्तु प्रशासनिक थी, लेकिन जो रुमिंदेई अभिलेख है ये क्या था, इकोनॉमी से रिलेटेड था, यानी कि इसकी विषय वस्तु क्या थी, आर्थिक थी। और इसमें जो अशोक के बारे में कहा जाता है जो रुमिंदेई अभिलेख था सबसे छोटा अभिलेख था दोस्तों, इसे भी याद रख लीजिएगा, पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन। ठीक है, तो अगला 13वां क्वेश्चन है प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था, किसके द्वारा किया गया था। तो दोस्तों इसका 13वें का जो ऑप्शन है आपका क्या हो जाएगा, सीधे सीधे डी ऑप्शन। जो 13वें का ऑप्शन है डी, मतलब प्रथम भारतीय साम्राज्य किसके द्वारा, डी, यानी कि समुद्रगुप्त के द्वारा यहाँ पे को स्थापित किया गया था। ठीक है, समुद्रगुप्त के द्वारा किया गया था। ठीक,
अब आगे बढ़ते हैं। उत्तरांचल में या उत्तराखंड में अशोका शिलालेख कहाँ स्थित है? तो ये कालसी में स्थित है, टोंस नदी और यमुना नदी के संगम के पास में। तो दोस्तों आगे बात करते हैं हम लोग, ठीक है, ठीक है, आगे बात करते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे को कह रहा है कि भैया अगला जो क्वेश्चन इसको देखते हैं। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था, ठीक है, जैन धर्म को अपनाया था। तो दोस्तों इसका जो 15वें का सही ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है, ए ऑप्शन आपका सही होगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था, ये बात आप क्या कीजिएगा, याद रखिएगा। तो इसने जो अंतिम दिनों में जब जैन धर्म को अपनाया था, इसकी अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें एक चीज़ कही गई है कि भैया जब ये लास्ट टाइम पे जो अपने जीवन के अंतिम चरणों में जो है पुत्र के पक्ष में सिंहासन छोड़ा, और जो जैन मुनि थे, भद्रबाहु नाम सुना होगा, भद्रबाहु, तो भद्रबाहु से जो है जैन धर्म की दीक्षा ली इन्होंने। और श्रवण बेलगोला जो कि कर्नाटक में स्थित है, वहाँ पे को जाकर के 298 ईस्वी में उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया इन्होंने। तो इसे जैन धर्म में क्या कहा जाता है? संथारा या संलेखना प्रथा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो आगे बात करते हैं, मौर्य वंश की स्थापना किसके द्वारा की? तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी। आगे आता है क्वेश्चन नंबर 17, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? ठीक है, तो मौर्य साम्राज्य में प्रचलित जो मुद्रा थी उसका जो नाम था, सीधे सीधे पण कहा जाता, क्या कहा जाता? पण कहा जाता। व्यापारी इसका इस्तेमाल करते थे। फिर आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में, निम्नांकित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? दोस्तों कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है आपसे पूछ रहा है। तो दोस्तों इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ए ऑप्शन, जो अजातशत्रु है ये मौर्य वंश का शासक नहीं। बाकी चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक जो क्रमबद्ध तरीके से मौर्य वंश के शासक हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 19 में आता है, निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? दोस्तों अशोक का जो उत्तराधिकारी था उसकी अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका ऑप्शन कुणाल था। कौन था? कुणाल, ठीक है, कुणाल था। आगे बात करते हैं, मुद्रा राक्षस का लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो मुद्रा राक्षस किसके द्वारा लिखी गई? विशाखदत्त के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। बाकी रही बात 29, विशाखदत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है, तो इसकी विषय वस्तु क्या है आप लोगों से पूछा है। तो दोस्तों 21 का जो ऑप्शन हो जाएगा डी, चंद्रगुप्त मौर्य के राजदरबार में जो मतलब वो थे, मतलब राजदरबार की जो दुर्विसंधियाँ थी उनके बारे में इसको विसंधियाँ थी उनके बारे में इसको इसमें बताया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 22 आता है, मालवा, गुजरात, महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार, ठीक है, किस शासक ने पहली बार जीते? तो दोस्तों 22वें का सही ऑप्शन आपका हो जाएगा डी ऑप्शन। किसने जीते थे? चंद्रगुप्त मौर्य ने जीते थे। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 23 में, किसने सहिष्णुता, किसने जो है सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की थी? तो 23वें का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। किसने किया था? अशोक ने, क्योंकि इसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? दोस्तों तो अगर हम लोग बात करते हैं किस शहर में नहीं है, तो 24वें का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। कहाँ पे को? पाटलिपुत्र में उसके अभिलेख नहीं मिलते हैं। हालांकि गिरनार हो गया गुजरात में, कांधार अफगानिस्तान में, टोपरा हो गया, यहाँ पे इनके अभिलेख प्राप्त होते हैं। अब कह रहे अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था, किसके समकालीन था? तो अर्थशास्त्र आचार्य चाणक्य के द्वारा लिखी गई थी, तो सीधे सीधे चंद्रगुप्त के समकालीन था, ठीक है। आगे बात करते हैं, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो नंद वंश के बाद यहाँ पे को, ठीक है, किसने शासन किया आप लोगों से पूछा है? तो सीधे सीधे मौर्य वंश। नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को पराजित किसके द्वारा किया गया था? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था, और यहाँ पे को मौर्य डायनेस्टी की स्थापना की गई थी। और अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तो 27 का आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन, तक्षशिला, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है। अगला है मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो मेगास्थनीज ने इंडिका लिखी थी, ठीक है, ने भारत के भूगोल का वर्णन किया है। अगला है 29, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है? तो दोस्तों 29 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो आपका सी ऑप्शन से हो जाएगा, इंडिका नामक पुस्तक में भारत के भूगोल के बारे में भी वर्णन किया गया है। अब कह रहा है अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? कह रहा है। तो दोस्तों अशोक के शिलालेखों में जो प्रयुक्त भाषा है ये आपकी कौन सी भाषा? प्राकृत भाषा का उपयोग इसके द्वारा किया गया है। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन। और अगर आप लोगों को ये वीडियो सही लगे तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।